हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का मैराथन क्लास लेके आई हूँ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 पार्ट में आपकी मैराथन क्लासेस पूरी हो जाएंगी, यानी कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे काफ़ी हद तक स्टूडेंट की हेल्प हो जाए। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए आप लोगों तक नोटिफाई हो जाए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी, आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर कीजिएगा, रिद्धि ऑफिशियल जोन। अदरवाइज आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखेंगे तो इसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 टेलीग्राम चैनल के आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में या तो एक मिलेगा, एक होगा आपका पीडीएफ का जिसमें आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड होगी। दूसरा आप लोगों का मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई ऐसा चीज़ पे डिस्कशन करना हो तो आप लोग उस ग्रुप में ज्वाइन करके आपस में एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम पूछ के उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। क्योंकि मैं सबका यहाँ पे दोस्तों जवाब नहीं दे पाती या सबको एक दूसरे का आंसर नहीं बता सकती, तो आप लोग एक दूसरे की भी हेल्प कर सकते हैं। तो उसके लिए आप उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट के आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, जिसकी मैं मैराथन क्लासेस अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ दोस्तों। तो आप लोग जाके लिंक देखकर और अपने सारे की सारी वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग उसे लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट से ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हमें अपने आगे का वीडियो बनाने के लिए बहुत सपोर्ट मिलता है कि आप लोग इतना हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए जो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका जेंडर, सेक्स और सेक्सुअलिटी। तो जेंडर में आप लोगों का क्या होता है, यानी कि उसे आप बोलते हैं, तो ये एक संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है आपका चिन्ह, या फिर आप इंग्लिश वर्ड वाले बोलेंगे साइन, या फिर कोई चिन्ह या फिर कोई ऐसा निशान जिससे कि आप लोगों को ये पता चल जाता है कि जो व्यक्ति होता है, यानी कि जब शिशु पैदा होता है वो आपका मेल होता है या फिर फीमेल, यानी आप ये बोल सकते हैं कि बॉय होता है या फिर वो गर्ल होता है। तो जेंडर यानी उसे आप निशान से बोल सकते हैं। बाकी जेंडर रेफर करता है एक तरीके से वो आपका सोशली और कल्चरली कंस्ट्रक्टेड होता है, जो कि आपके बीच में यानी कि मेल और फीमेल के बीच में अंतर बताता है। यहाँ पे आप लोग मीनिंग देखेंगे जेंडर की, तो जेंडर रेफर टू द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एट्रीब्यूट्स एंड अपॉर्चुनिटी एसोसिएटेड विद बीइंग ह्यूमन एंड मैन। यानी कि जो लिंग होता है वो महिला और पुरुष के होने से जितने भी उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या फिर सांस्कृतिक विशेषता होती है, उनके अवसरों को क्या करती है, एसोसिएट करती है। उनके आपस में जितने भी पॉलिटिकल हो या फिर सोशल या फिर आप लोगों के कल्चरल होते हैं, उनको कितना आपस में जुड़े हुए हैं उनको एट्रीब्यूट्स करती है। जेंडर क्या होता है, आपका एक सोशल कल्चर एक्सप्रेशन होता है ऑफ अ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स एंड रोल दैट आर एसोसिएटेड विद सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल विद रेफरेंस टू देयर सेक्स एंड सेक्सुअलिटी। यानी आपकी जितनी भी विशेषताओं और भूमिका आपकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक में होती है, तो जो लोग आपके कुछ समूह के साथ लिंग या फिर आपके सेक्सुअलिटी यानी कामुकता के संदर्भ में जुड़े होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, जेंडर कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे सेक्स। अब सेक्स में आप लोगों का यहाँ पे सिंपली आप लोग ये बोल सकते हैं कि सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म होती है, जो कि एक बायोलॉजिकल से रिलेटेड होती है और आपको मेल और फीमेल को कैसे अलग बनाता है वो उसका डिफरेंशिएट करती है। आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, सॉरी मीनिंग देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है सेक्स रेफर टू द बायोलॉजिकल डिफाइंड जेनेटिकली एक्वायर्ड डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, राइट, अकॉर्डिंग टू देयर साइकोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी और पोटेंशियलिटी। यानी कि आप लोगों का यहाँ पे साइकोलॉजिकल से और रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी से बता सकते हैं कि किस तरीके से मेल और फीमेल को ये आपस में कैसे अलग बनाते हैं, उनके आपस में अंतर कैसा है। ये एक यूनिवर्सल होता है जो कि मोस्टली आप इसे ज़्यादातर क्या यहाँ पे चेंज नहीं करा सकते बिना सर्जरी के। मेल और फीमेल हैं आप लोग, अगर आप लोग पता चल गया है कि कोई भी एक शिशु पैदा होता है तो उसका सेक्स क्या होगा, पता चलेगा वो मेल है यानी कि या फीमेल है, तो उसको बिना सर्जरी के वो चेंज नहीं करवा सकता। मोस्टली ये यूनिवर्सल क्या बोल सकते हैं, ये अनचेंजिंग प्रोसेस होता है। डेफिनेशन है सेक्स रेफर टू अ पर्सन बायोलॉजिकल स्टेटस एंड इट्स टिपिकली कैटेगराइज एज मेल, फीमेल और इंटरसेक्स। यानी सेक्स क्या होता है, एक व्यक्ति जो कि आपकी जैविक स्थिति को संदर्भित करता है और आमतौर पे आपके मेल और फीमेल या फिर आपके इंटरसेक्स यानी कि जो आप लोग बता सकते हैं यानी मध्य लिंग के रूप में होते हैं, उनको
वर्गीकरण उस कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो मोस्ट आता है वो आता है आपका सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी में आपका अंतर बता देती हूँ दोस्तों, मीनिंग क्या होता है। सेक्सुअलिटी इज अ वे टू शो फेमिनाइन और मस्कुलिन क्वालिटीज, यानी जो आपका कामुकता होता है वो आपके स्त्री जाति और पुरुष जाति के जितने भी गुण होते हैं उसका दिखाने का एक तरीका होता है। जैसे कि आपका क्लोथिंग स्टाइल, क्लोथिंग स्टाइल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई लड़का होगा तो उसका आप कपड़े पहनने का तरीके से बता सकते हैं, ये आपका डिफरेंशिएट कर देगा। और या फिर लड़की होगी तो उसका, जैसे आप लोगों को पता है कि स्टार्टिंग से ही जब कोई शिशु पैदा हो जाता है तो वहाँ पे ये इवेल्युएट अब तक यहाँ पे बताया गया है कि पिंक कलर जो होता है वो लड़कियों के लिए यहाँ पे बताया गया है और ब्लू कलर किसको शो करता है, लड़कों के लिए, राइट। ऐसे हेयर स्टाइल से भी आप लोग बता सकते हैं सेक्सुअलिटी दर्शाता है। और थर्ड या फिर आप बोल सकते हैं उनके हॉबीज या फिर उनके इंटरेस्ट से कि उनका क्या करता है सेक्सुअलिटी, एक तरीके से मेल और फीमेल के बीच में जो आपके अंतर होते हैं कि किस तरीके से आप लोग का वो शो करता है। द वे पीपल एक्सप्रेस देमसेल्फ एक्सपीरियंस सेक्सुअली, यानी कि जिस तरीके से लोग खुद को व्यक्त करते हैं कि कैसे वो सेक्सुअली, यानी खुद ही आप अगर कोई यहाँ पे बॉय होगा या फिर गर्ल होगा तो वो खुद से एक्सप्रेस करेंगे अपने क्लोथिंग स्टाइल से, हेयर स्टाइल से, या फिर उनकी हॉबीज ऐसी होगी कि उन्हें फुटबॉल पसंद है या फिर उन्हें क्लोथिंग स्टाइल से आप लोग देख के बता सकते हो। तो लोग क्या करते हैं खुद ही अपने तरीके से अपने अनुभव से यहाँ पे इवेलुएट कर देते हैं कि वो कौन सा जेंडर है। इट इंक्लूड जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रोल एंड सेक्सुअल एक्सपीरियंस। और आपके सेक्सुअलिटी में ना ही सिर्फ नॉर्मल सेक्स से रिलेट होता है, इसमें आप लोग की जेंडर आइडेंटिटी यानी लिंग की पहचान, लिंग की भूमिका और यौन अनुभव भी शामिल होते हैं। क्योंकि सेक्सुअलिटी अगर नॉर्मल तरीके से दोस्तों मैं आपको बता दूं तो इसमें यह बोला जाता है कि सेक्सुअलिटी आपके सिर्फ फिजिकल नीड के लिए नहीं होती, इसमें आपके जेंडर की आइडेंटिटी, जेंडर के रोल और सेक्सुअल एक्सपीरियंस भी कनेक्ट होते हैं। यहाँ डेफिनेशन देखिएगा आप लोग सेक्सुअलिटी की, तो क्या लिखा हुआ है। सेक्सुअलिटी रेफर टू द टोटल एक्सप्रेशन ऑफ हु यू आर एज अ ह्यूमन बीइंग, योर फीमेलनेस एंड मेलनेस। जैसे मैंने आपको बताया कि कामुकता आप एक ऐसे इंसान के रूप में कि आखिरकार आप कौन है, यानी आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, उस तरीके से अभिव्यक्त करता है। सेक्सुअलिटी इज मच मोर देन बॉडी पार्ट एंड सेक्स, यानी जो कामुकता होता है वो आपके शरीर के अंग और सेक्स की तुलना में बहुत अधिक होता है। हालांकि इसमें कोई चीज़ें शामिल भी होती हैं, मैंने यहाँ पे बता दिया है कि कोई चीज़ें होती हैं जो आपकी शामिल होती है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि क्या क्या चीज़ें ना ही सिर्फ आपके शरीर के अंग और सेक्स की तुलना में सबसे ज़्यादा अधिक होते हैं, बल्कि आपके जेंडर के रोल्स, जेंडर की इनइक्वालिटी भी इस सेक्सुअलिटी में इंक्लूड होते हैं। सेक्सुअलिटी इंक्लूड आर जेंडर आइडेंटिटी, यानी कामुकता है वो हमारे लिंग की पहचान करवाती है। द कोर सेंस डेट वी आर फीमेल, मेल, बोथ, नाइदर और समवेयर इज बिटवीन, यानी कि किस तरीके से आपकी पहचान कराएगी कि हम लोग मेल हैं या फीमेल हैं या फिर बोथ बोल सकते हैं या फिर हम इनमें से, इनके बीच में से बोल सकते हैं। कि जैसे अगर कोई आप लोगों का लड़का हो पर वो लड़कियों के जैसा सारे काम कर सकते हैं, आप लोग गे बोल सकते हैं, तो वो आपके सेक्सुअलिटी में इंक्लूड हो जाएगा। सेक्सुअलिटी इंक्लूड जेंडर रोल, और सेक्सुअलिटी में आपका जेंडर रोल भी इंक्लूड होता है। जैसे कि आपका जेंडर आइडेंटिटी हो गया तो उसका नेक्स्ट क्या इंक्लूड होता है, जेंडर रोल, यानी कि लिंग की भूमिका इंक्लूड होती है। वो ये बताता है कि द आइडिया ऑफ हाउ वी शुड बिहेव बिकॉज ऑफ अ जेंडर आइडेंटिटी, यानी कि हमारे ऐसे विचार को शामिल कर देता है कि हम अपने लैंगिक पहचान के कारण कि हम कैसे व्यवहार करने लग जाते हैं, कि हमें कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है। अगर हम लोग लड़के को देखेंगे एज कंपैरिजन टू लड़की तो काफ़ी हद तक इनमें बैठने उठने चलने का, बोलने का तरीका काफ़ी हद तक डिफरेंस होता है। क्योंकि जेंडर रोल में आप लोगों ने देखा होगा तो लड़कियां अगर थोड़ा सा लाउड भी बोलती हैं तो इनको ज़रूर बोला जाता है कि इतना तेज मत बोला करो, इस तरीके से मत पहना करो, ये चीज़ मत किया करो। और लड़कों को बोल दिया जाता है कि आपको बाहर जाके काम करना है, बाहर के काम घर लड़के करते हैं, घर का काम लड़कियां करती हैं। तो ये आपके जेंडर रोल के अंदर इंक्लूड हो जाता है। अब आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पैट्रियार्ची और माट्रियार्ची, यानी कि पितृसत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। जेंडर, सेक्स और सेक्सुअलिटी के बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों, ये आपके शॉर्ट और लॉन्ग में दोनों में आ सकता है। तो यहाँ पे जो आपका पैट्रियार्ची होता है इसमें क्या होता है दोस्तों, एक यहाँ पे इट इज़ अ सोशल सिस्टम, एक सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें आपके फादर क्या होते हैं, आपके हाउस होल्ड यानी कि घर के मुखिया होते हैं, राइट।
ये आपके पाट्रियार्ची में आएगी। दिस हाउएवर इज नॉट कन्फाइंड टू द हाउस होल्ड अलोन, यानी कि सिर्फ घर परिवार तक ही सीमित नहीं होते, ये पूरे समाज तक पहुंचाया जा सकता है कि जो पुरुष होते हैं वो आपके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और लीगल और कल्चर हो, यानी कि इन सारी भूमिकाओं पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हावी होते हैं। और मैट्रियार्ची में क्या होता है दोस्तों कि इसमें एक सोशल सिस्टम यानी वो सामाजिक व्यवस्था होती है जहाँ पे घर की मुखिया कौन होती है, मदर होती है, राइट, यानी कि माँ जो होती है वो अपने घर की मुखिया मानी जाती है पाट्रियार्ची सिस्टम में। अब यहाँ पे इन अ मैट्रियार्ची सिस्टम द गवर्नेंस ऑफ द सोसाइटी इज ऑल्सो इन द हैंड ऑफ वुमेन, यानी जो आपकी मैट्रियार्ची सोसाइटी समाज होते हैं उस समाज का शासन भी किसके हाथ में होता है, महिलाओं के हाथ में होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे मोस्टली डिफरेंस भी हो गया, आप डेफिनेशन भी हो गई कि पाट्रियार्ची में आप लोगों के जो घर के हेड होते हैं वो फादर होते हैं और मैट्रियार्ची में आपके घर की हेड मदर होती है, राइट। और आपके पाट्रियार्ची में मैंने बता दिया कि सिर्फ घर के हेड नहीं होते, अगर सोशली, पॉलिटिकल या फिर आपके इकोनॉमिकल या लीगल कल्चर से भी देखा जाए तो इन सब भूमिकाओं में भी इनका रोल सबसे ज़्यादा हाई होता है। और ये मैट्रियार्ची सिस्टम में सारे के सारे रोल किसके हाथ में होते हैं, एक औरत यानी कि किसी महिला के हाथ में होते हैं। पाट्रियार्ची सिस्टम एक सोशल सिस्टम होता है विच इज़ द फादर इज द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पितृसत्तात्मक होती है वो वैसे एक आपकी सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें आपके फादर घर परिवार के क्या होते हैं, हेड होते हैं। और मैट्रियार्ची में ये चीज़ उल्टी होती है कि इसमें आपकी मदर हेड होती है, राइट। आगे देख लेते हैं इनके करेक्टरिस्टिक्स, मैंने आपको बता रखा है। आप लोग का डिफरेंस बिटवीन भी आएगा तो भी आप लोग इसी तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं और आप लोग इसका कॉलम इसी तरीके से शो कर देंगे कि यानी आप उसके मीनिंग डेफिनेशन के बाद उनके हेड कौन होता है, उनकी पावर क्या होती है, उनके पावर ओनरशिप क्या होता है, ये सब आप लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया है हेड ऑफ द हाउस होल्ड। अब आपके घर के प्रमुख होता है या आपका हेडिंग आ जाएगा तो आप लोग लिख देंगे कि पाट्रियार्ची में क्या होता है कि फादर घर के मुखिया होते हैं, मैट्रियार्ची में मदर हेड होती है, लाइक पहला डिफरेंस। दूसरा पावर बताएंगे यानी कि किसमें क्या आपकी पावर होती है। तो जो आपकी पितृसत्ता होती है इसमें जो फादर होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा पावर होती है और दूसरों के नियंत्रण करने में, यानी कि घर में अगर कोई भी रूल या कोई ऐसा कंट्रोल करना होगा तो वो किसके हाथ में होगी, फादर के हाथ में। और यही मैट्रियार्ची सिस्टम में यानी कि मातृसत्ता में ऐसा होता है कि इस पद्धति में जो आपके मदर होती है वो उनकी सबसे ज़्यादा अधिक होती है, वो दूसरों पे इसे ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। प्रॉपर्टी ओनरशिप में आएगा तो मैट्रियार्ची में याद रखिएगा कि पितृसत्ता में संपत्ति का पूरा जो किसे जाता है वो पुरुष को ही जाएगा, यानी कि अगर आपके फादर हैं तो उसके फादर के बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी जिसको जाएगी वो आपके यानी उनके अगर कोई सन होगा तो उसको जाएगी, उसके बेटे को संपत्ति मिलेगी और उसका बेटा होगा तो उसको संपत्ति मिलेगी। ऐसे ही प्रॉपर्टी का ओनरशिप होता है। और मैट्रियार्ची सिस्टम में प्रॉपर्टी किसे जाती है, फीमेल को, यानी कि अगर आपकी मॉम अभी आपके घर की हेड है तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी उनके जाने के बाद मिलेगी तो वो उसकी बेटी को मिलेगी, उसके बाद उसकी बेटी को मिलेगी, तो ऐसे कन्वर्ट होकर वो फीमेल तक रहती है। गवर्नेंस यानी पालन देखेंगे, द सोसाइटी इज गवर्नड बाय मेल। जैसे आपको मैंने बताया कि ये समाज पुरुषों द्वारा शासित होता है, मैट्रियार्ची में क्या होता है कि जो ये समाज होता है वो किसके द्वारा, फीमेल के द्वारा शासित किया जाता है। अब आप लोग इस तरीके से डिफरेंस बिटवीन कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से समझिएगा दोस्तों। और इस तरीके से आप लोग डिफरेंस बिटवीन कर सकते हैं कि पाट्रियार्ची में सबसे पहले आप यहाँ पे मेन जो मैंने आपको बताया कि एक वो सिस्टम होता है जहाँ पे फादर हैज़ मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर अदर्स, यानी कि जो पितृसत्ता में क्या होता है, जो फादर की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है जो कि दूसरों पे नियंत्रण होता है, मैंने आपको बताया था। और मैट्रियार्ची यही सिस्टम आपके कंट्रोल और पावर किसके हाथ में होती है, मदर के हाथ में। ये हो गया आपका पहला डिफरेंस। दूसरे में आप लोग ये लिखेंगे कि जो आपके मैट्रियार्ची में होता है इस पास्ड थ्रू ब्लड रिलेशन, यानी कि आपके रक्त संबंध से माध्यम से प्रेरित किया जाता है। और पितृसत्ता में आप लोगों के किसके, फादर के, यानी कि आप लोगों के पिता से लेके उसके संतान से लेके आगे आगे पास होता जाता है। थर्ड वन है मैट्रियार्ची इज बेस्ड ऑन इगैलिटरिक एंड इक्वालिटी, यानी कि आपकी समानतावाद और समानता पे आधारित होती है। और पाट्रियार्ची किसके आधार पे होती है, डोमिनेंस और पावर पे, यानी कि आपके शक्ति पे आधारित की जाती है। नेक्स्ट आपका मैट्रियार्ची सिस्टम में बताया गया है कि जो मैट्रियार्चल सिस्टम होता है वो आपके किसके, रिप्रोडक्टिव रोल ऑफ फादर इज नॉट क्लियर, यानी कि आपके पिता की जो प्रजनन है उसकी मेन भूमिका यहाँ पे स्पष्ट नहीं की गई है, राइट। सेक्सुअलिटी इन
पाट्रियार्ची सिस्टम इज अ मीन ऑफ कंट्रोलिंग द इंडिविजुअल। अब आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पाट्रियार्ची सिस्टम है उसमें कामुकता यानी सेक्सुअलिटी का है, उसमें व्यक्ति को नियंत्रण करने का एक साधन दिया गया है। और सेक्सुअलिटी का अगर आपको माट्रियार्ची सिस्टम में बताया गया है तो इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड इज एन इनेट पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि कामुकता में प्रेम से अभिव्यक्त किया गया है, जिसमें जीवन क्या है, एक जन्मजात आपका हिस्सा बनाया गया है, यानी आपका पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे आप लोगों का यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से आएगा, अगर आपका शॉर्ट में आ जाता है दोस्तों तो शॉर्ट में आप लोग इसी तरीके से एवेल्युएट करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट आप लोगों के लिए डिस्क्राइब कर दिया है। पहला है आप लोग करेक्टर लिख सकते हैं कि क्या क्या करेक्टर है, और पाट्रियार्ची और माट्रियार्ची का अलग अलग कॉलम बना सकते हैं। तो आप लोग मीनिंग ऊपर जरूर लिखिएगा। उसके बाद आप हाउस होल्ड के बारे में बता सकते हैं कि पिता क्या होते हैं, परिवार के मुख्य होते हैं पितृसत्ता में, और मातृसत्ता में माता घर की मुख्य होती है। क्योंकि डिफरेंस बिटवीन आपके लॉन्ग में नहीं आता है, शॉर्ट में ही पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर कीजिएगा। और अगर पावर बता दी जाए तो पिता के पास दूसरों को सबसे ज़्यादा अधिक शक्ति और नियंत्रण करने का होता है, और यही मातृसत्ता में माता के पास होता है। संपत्ति में जैसे मैंने आपको बता दिया कि पुरुषों को जाता है, जैसे कि आपके फादर से उनके सन को और उनके सन से लेके आगे ही ऐसे पास्ड आउट किया जाता है। और यही मातृसत्ता में होता है, तो जितनी भी संपत्ति होती है वो माँ से उसकी बेटी को और उसकी बेटी से आगे उनकी बेटी को कन्वर्ट कर दिया जाता है। गवर्नेंस यानी शासन किसका चलता है, तो पितृसत्ता में समाज जो है वो किसके द्वारा चलाई जाती है, पुरुषों द्वारा शासित की जाती है, और मातृसत्ता में आपके महिला के द्वारा शासित किया जाता है। राइट, आई होप आप लोगों को इसका डिफरेंस बिटवीन इजी से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये कुछ ही डिफरेंस है जो इसके अंदर आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। अब आता है आपका फेमिनिज्म क्या होता है, यानी कि नारीवाद क्या होता है। फेमिनिज्म इमर्ज्ड एज अ मूवमेंट एंड बॉडी ऑफ आइडिया दैट एम टू एनहांस वुमेन स्टेटस एंड पावर। यानी नारीवाद क्या होता है, एक आंदोलन है और विचारों के शरीर के रूप में उभरा है, जैसे कि आपकी महिलाओं की कैसी स्थिति है, उनकी शक्ति को बढ़ाने का मेन उद्देश्य है कि अगर किसी महिला के साथ किसी भी चीज़ में कोई इंसिडेंट होता है तो उसमें आवाज़ उठाने को क्या होता है, आपका फेमिनिज्म है। सिंपली आपको अगर बोल दिया जाए तो फेमिनिज्म अफर्म वुमेन इक्वलिटी विद मैन एंड रिजेक्ट पाट्रियार्ची। यानी अगर सिंपल शब्दों में आपसे बोला जाए तो नारीवाद जो होता है वो पुरुषों के साथ महिलाओं की समानता की पुष्टि करता है, और आपकी ये पितृसत्ता को, यानी जो मैंने आपको पीछे पाट्रियार्ची सिस्टम बताया, उसको खारिज कर दिया जाता है। अब आपका डेवलपमेंट बता रहे हैं कि आपका IR थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका नारीवाद का विकास क्या हो। पहले आपकी इसकी 3 वेव आती है, याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसकी 3 वेव को जरूर करके जाइएगा। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला जो आएगा वो है फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, यानी नारीवाद की जो पहली लहर आई थी। तो नारीवाद आंदोलन आपका 1830 के दशक में उन्मूलनवादी आंदोलन से अपनी जड़ पाता है। ये आपकी फर्स्ट वेव थी जो कब आई थी, आपकी 1830 में। उसके बाद सेकंड वेव आई थी, यानी कि जो आपकी सेकंड वेव ऑफ नारीवाद की जो आई थी वो आपकी थी सफरेज मूवमेंट, यानी मत अधिकार के लिए आई थी। और इसमें ये आपकी 19वीं सेंचुरी से 20वीं सेंचुरी से इसकी शुरुआत की गई थी। और जो थर्ड वेव आई थी फेमिनिज्म की वो तब आई थी जब आपको उसमें इक्वल लीगल राइट्स और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर दिया गया था, यानी कि आपके समान कानूनी अधिकार दिए गए हो, राजनीतिक में फीमेल को भागीदार कर दिया गया हो। और ये आपका जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आया था वो 20वीं सेंचुरी के मध्यम में, यानी कि मिड में आया था। अब हम लोग इसे डिटेल वाइज में समझ लेते हैं। उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि इनके गोल और वेव्स क्या थे। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे द गोल ऑफ फेमिनिज्म आर, तो आपके क्या क्या गोल्स थे। तो आप लोग पहला जो नारीवाद के जो मेन लक्ष्य बोलेंगे आप, तो यहाँ पे आप गोल्स का हिंदी में जरूर लिख लीजिएगा कि आपके लक्ष्य बताए गए हैं कि आपके लक्ष्य क्या क्या हैं, और वेव मन यानी कि लहरें। ठीक है, पहला है टू डेमोन्स्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं को महत्व किस तरीके से दिया गया है उसको प्रदर्शित करना हमारा मेन गोल है। दूसरा, टू रिवील दैट हिस्टोरिकली वुमेन हैव बीन सबऑर्डिनेट टू मैन, यानी ये दिखाने के लिए कि कैसे ऐतिहासिक रूप में महिलाएं पुरुष से क्या हैं, सबऑर्डिनेट है, यानी अधीनस्थ रही हैं, हिस्टोरिकल रिवील हुई हैं। टू ब्रिंग अबाउट जेंडर इक्विटी, और आपकी लैंगिक समानता लाना ही आप लोगों का मेन गोल है, किसमें, फेमिनिज्म में। तो मैंने आपकी 3 वेव्स बता दी हैं, आप लोग इसका मैंने यहाँ पे अलग अलग बता दिया मेन कौन सा किस टाइम पे आया हुआ था, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि आखिरकार फर्स्ट वेव में क्या हुआ था, यानी जो पहली लहर आई थी फेमिनिज्म में उसमें क्या हुआ था। तो दोस्तों ये आपका 1830 में दशक में शुरू हुआ था जो आपकी फर्स्ट वेव आई थी। और इस समय के दौरान क्या हुआ था कि जितने भी फीमेल हुई थी उनका मताधिकार पे मुख्य रूप से
मेन आपका यानी ध्यान था, यानी कि जो औरतें पहले के टाइम पे आपको वोट देने का अधिकार नहीं था, तो पहले जो वेव आई थी उसमें यही बोला गया था कि महिलाओं को भी सेम वोट देने का अधिकार यानी कि मत देने का अधिकार बराबर दिया जाए। तो उनका मेन मोटिव यही था। महिलाओं को अभी भी अपने पिता या पति के संपत्ति के रूप में समाज द्वारा माना जाता था, कि अगर आप लोगों को जैसे बताया गया है कि उस समय पे जो भी वुमेन थी वो क्या बोला गया था कि वो अपने पिता या फिर पति की संपत्ति के ही बारे, यानी पहले जो बेटी है या फिर कोई भी फीमेल है वो पहले पिता पे डिपेंड होती है, लाइक बाद में पति पे। महिलाओं ने माना कि समाज के समान दर्जा हासिल करने के लिए उन्हें पहले कुछ स्तर की राजनीतिक शक्ति हासिल करनी चाहिए। तो दोस्तों उन्होंने क्या चीज़ रिकॉग्नाइज किया था कि उन्हें सबसे पहले अपने सोसाइटी में इक्वल स्टेटस बनाना होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने पॉलिटिकल पावर को अपना के यानी कि एक राजनीतिक शक्ति में उन्हें हासिल करने के लिए कुछ लेवल को क्रॉस किया। दिस वुमेन मेनली कंसिस्टेड ऑफ वेल एजुकेटेड मिडिल क्लास वाइट वुमेन, यानी कि इस आंदोलन में मुख्य रूप से ये बताया गया कि जो अच्छी तरीके से शिक्षित होंगे महिलाओं में शामिल थी। हालांकि स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि कुछ आपकी शराबबंदी आए पे बोला गया है कि यहाँ पे इंटर वुमेन एंड विद रिफॉर्म मूवमेंट एबोलिशन टेम्परेंस क्लोजली इन्वॉल्व वुमेन ऑफ वर्किंग क्लासेस, यानी कि शुरू शुरू में क्या हुआ था, कुछ आंदोलन ऐसे एक साथ गूंजा था कि शुरू में कामकाजी जितनी भी महिलाएं थी वो बारीकी में शामिल उन्हें करा गया था, कि जो उस टाइम पे कामकाजी यानी कि वर्किंग क्लासेस वुमेन थी उनको पहले फर्स्ट वेव में इंक्लूड किया गया था। अब सेकंड वेव में क्या होता है दोस्तों, सेकंड वेव में आपके विश्व युद्ध से ठीक बाद ये शुरू हुआ था कि जब आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर आया था उसके बाद सेकंड वेव फेमिनिज्म आया था। तो मुख्य रूप से आपके ये सेक्सुअलिटी यानी कि आपकी कामुकता, कार्यस्थल और प्रजनन अधिकारी पे मेन इसका ध्यान केंद्रित किया गया था। तो इसमें आंदोलन में क्या हुआ था कि जितनी भी आपकी महिलाएं थी वो पहले से ही आपके नागरिक अधिकार आंदोलन में शामिल हुई थी, लेकिन उन्हें लगा था कि लिंग की वजह से उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, यानी कि वो लोग फीमेल है इसकी वजह से ही उनकी कोई भी आवाज़ जो उठाई जा रही है वो लोगों को आगे मतलब उस पर सुनाई नहीं दे रहा है, लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर यहीं पे मेल होता तो मेल में इसमें क्या होता, लोगों की बात बहुत ध्यान से सुनी जाती। तो ऐसे ही उस टाइम पे फीमेल को भी लगा कि आखिरकार उनके जेंडर की वजह से इनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, और वास्तविकता उनकी जो भी आपके डेवलपमेंट है उसके समानता मुद्दों पे संबोधित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, प्रोग्रेस करने की उस समय बहुत ज़रूरत थी कि किस तरीके से उन्हें जो ये इशू उठा रहे हैं इनको इन पर आवाज़ उठानी है। जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो मुख्य रूप से आपके किस पे फोकसिंग किया गया था, ऑन द प्रॉब्लम ऑफ मिडिल क्लास वाइट वुमेन एंड इग्नोरिंग कंसर्न ऑफ अदर मार्जिनाइज्ड ग्रुप। दो मैनी वुमेन इन्वॉल्व इन फेमिनिस्ट कॉज वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिविल राइट, यानी कि आप लोग ये बोल सकते हैं कि आपका एक ध्यान केंद्रित करने की बात बोली गई थी कि जितने भी आपके समस्या या चिंता होगी उनको अनदेखा करके उनकी आलोचना करी जाए, और नारीवाद के कारण शामिल हुई जितने भी महिलाएं थी और बाकी जितने भी नागरिक के अधिकार थे उनका आंदोलन डोरी सेटन जो 2015 में क्या किया गया था उन्हें शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका किस लिए आया था, कि वुमेन के सिविल राइट के लिए आवाज़ उठाई थी। थर्ड वेव फेमिनिज्म में था कि महिलाओं को जो विशेष अधिकार है, यानी पहली और दूसरी लहर में तो आपकी नारीवाद, तीसरी लहर में आपके सारी की सारी महिला लड़े किसकी चीज़ के लिए, महिलाएं अपने समानता के लिए लड़े, जारी रखने के लिए पैदा हुई थी। Primary issue that third wave feminists are concerned with include closing the pay gap between the male and female worker, reproductive right, ending violence against women in the यूनाइटेड स्टेट एंड अब्रॉड। अब इसमें क्या बोला गया था कि इसमें जो सबसे पहला मुद्दा तो ये था तीसरी लहर में जो आपके फेमिनिज्म के साथ संबंध है, कि जितने भी आपके मेल और फीमेल के जो बीच में आपके वर्कर का डिफरेंस है उसको ख़त्म करें, और आपके प्रजनन, आपके रिप्रोडक्टिव राइट, जितने भी आपके अधिकार है उसको, और आप लोगों के वेतन के अंतर को बंद करने, और उनके फीमेल के जितने भी उनके वायलेंस हो रहे हैं, वुमेन के द्वारा पुरुष महिलाओं पे जितने भी वायलेंस हो रहे थे उन सब के हिंसा को समाप्त करने के लिए थर्ड वेव फेमिनिज्म को शामिल किया गया था। राइट। अब आपका आता है जेंडर एंड इट्स कल्चर पर्सपेक्टिव। अब आपका यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया गया था फेमिनिज्म के बाद क्या आप लोगों के फेमिनिज्म के कल्चर पर्सपेक्टिव भी पूछ लेता है, तब आप लोग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे बोला है व्हेन कल्चरल कैटेगराइज आर अप्लाइड टू थॉट अबाउट जेंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर offer a way to conceptualize those dimensions of our gender beliefs and practice
डेट कैन नॉट बी रिड्यूस टू सोशल स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल फीचर अलोन। यानी कि जो भी आपकी सांस्कृतिक जितनी भी श्रेणियां हैं लिंग के बारे में आपके विचारों को लागू करती हैं कि किस तरीके से आप लोगों के यहाँ पर अवधारणा एक तरीके से कि हमारे जो लिंग है उस पर विश्वास कर सकें और उनको जितनी भी सुविधाएं हैं बायोलॉजिकल जितनी भी आपकी सुविधाएं दी गई थी उसको अकेले कम नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने अलग अलग अवधारणाओं को यहाँ पर प्रदान किया था। विद रिगार्ड टू द पैराडॉक्स ऑफ जनरल डिफरेंस कल्चर हैज प्रूव्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल। यानी कि आप लोगों के जेंडर डिफरेंस के अंदर क्या किया गया था, संबंध जितने भी सांस्कृतिक और एक महत्वपूर्ण साबित कराई गई थी कि कैसे आप लोगों को जेंडर को क्या करना है, अलग अलग धारणाओं को देखना है, उन पे विश्वास लाना है। तो ये तो आपका कल्चर पर्सपेक्टिव था। तो आप लोगों का नेक्स्ट आता है टॉपिक, वो आता है आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर आप लोग बोल सकते हैं जेंडर बायस। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दो मतलब है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो पहला वर्ड आता है जेंडर, जिसका मतलब होता है आप लोग का लिंग, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव। यानी आप लोग ये बोल सकते हैं कि लिंग के आधार पर भेदभाव करने को क्या कहते हैं आप लोग, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन में आप लोग हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे लिख सकते हैं कि जेंडर यानी कि लिंग में जो भेदभाव किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आगे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन और मीनिंग। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि जेंडर के आपके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, यानी डिस्क्रिमिनेशन आपको पता चल गया कि जो मेल और फीमेल है उनके बीच में भेदभाव कैसे किया जाता है। उदाहरण के तौर पे ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें भी देख सकते हैं कि कभी कभी आप लोगों ने ऐसा देखा भी होगा कि हमारे देश में कभी बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल भी होते हैं जहाँ पर महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं दी जाती, या फिर कभी आप लोग ऐसा देख लेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो ऐसे कुछ रूल निकाल देती है जो सिर्फ महिलाओं के लिए होती है, पुरुषों के लिए नहीं होती। तो ये आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो हम जेंडर के साथ क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं, कैसे कि जो हमारे पुरुष और महिला हैं उनके आपस में क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहे हैं। जैसे अगर सरकार कोई पॉलिसी निकालेगी या फिर कोई ऐसे रूल निकाल सकती है जिसकी सुविधाएं सिर्फ फीमेल को मिलती है, तो ये मेल के अकॉर्डिंग आप भेदभाव कह सकते हैं। बल्कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो महिलाओं के साथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा भेदभाव महिलाओं के साथ ही होता है, पुरुषों के साथ थोड़ा कम होता है। बट आप इसमें बोल सकते हैं कि आपके महिलाओं के साथ भेदभाव ज़्यादा किया जाता है। अगर आप लोग नॉर्मल भी देखेंगे, इसके काफ़ी हद तक उदाहरण है, नॉर्मल बताया था, चाहे उनके एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर उनके जॉब के टास्क है या फिर उनके प्रमोशन, सैलरी, हर चीज़ में फीमेल से को पुरुषों के द्वारा यानी कि मेल के द्वारा ज़्यादा ही क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, राइट। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी जेंडर, आपको बताया जेंडर और सेक्स दोनों सेम होते हैं, किसी भी व्यक्ति के जेंडर का क्या किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, उनके आपस में भेदभाव किया जाए, तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। डेफिनेशन यहाँ पे, जेंडर अगेंस्ट अ पर्सन और ग्रुप ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जनरल आइडेंटिटी। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल तरीके से, चाहे आपके यहाँ पे किसी भी मेल या फीमेल में आपस में भेदभाव किया जाता है तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। नॉर्मल दोस्तों आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो मैन और वुमेन होता है उनके आपस में काफ़ी हद तक अलग अलग तरीके का क्या किया जाता है, डिफरेंट ट्रीट किया जाता है, उनके आपस में भेदभाव किया जाता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर आप जेंडर बायस भी कह सकते हैं। आपस में भेदभाव कैसा हो सकता है कि जो सबसे कम रोल अगर आप लोग देखेंगे तो गर्ल्स का होता है, समाज में सबसे ज़्यादा जो आप लोगों का है, चाहे वो किसी भी चीज़, जेंडर बायस किया जाता है, पर्सनल वैल्यू में भी किया जा सकता है। एट प्रेजेंट अगर आज के टाइम पे देखें तो आप लोगों के चाहे वर्क प्लेस में हो कि अगर कोई भी लड़की या फिर लड़का ऑफिस में भी किसी में भी जगह काम कर रहा होगा तो भी उसमें आपस में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अगर स्कूल में देखा जाएगा तो भी हो, चाहे उनके हेल्थ से रिलेटेड हो, तो ये आपस की सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं, आपकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में। आगे देख लेते हैं, जैसे कि आपका कुछ एग्जांपल है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो कॉल्ड सेक्सिज्म एंड एग्जिस्ट इन द सेवियर फॉर्म, यानी आपके सेक्सिज्म भी कहा जाता है और एक क्या बोलते हैं आपका सीरियस, यानी कि कोई भी आप लोगों का गंभीर रूप से मौजूद भी होता है। यहाँ पे आपके ऐसे तो बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे जो कि आपके डेली रूप पे आप लोग देखते भी होंगे।
तो इन मैनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री वुमेन आर हार्डली अलाउड टू लीव देयर होम एंड गेट इवन द बेसिक एजुकेशन। जैसे आप लोगों ने बहुत पहले की महिलाओं को शायद ही अपने घर से क्या करते होंगे, बेसिक एजुकेशन हाल लेने के लिए एजुकेशन। जैसे कि अगर पहले टाइम पे देखा होगा दोस्तों, तो पहले के टाइम पर महिलाओं को एजुकेशन के लिए कोई भी इजाज़त नहीं थी, उनको सिर्फ घर में ही रह दिया था, उनको घर में ही छोड़ दिया था, उनको कोई भी एजुकेशन लेने के लिए हासिल नहीं करने की इजाज़त थी, यानी कि उन्हें परमिशन नहीं दी गई थी। आज के टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आज के टाइम में गर्ल्स बॉयज़ से भी आगे निकल चुके हैं। तो आप लोग यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एग्जांपल भी बता सकते हैं। तो पहले के टाइम पे क्या था कि महिलाओं को घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और ना ही उनको कहीं कोई काम करने की परमिशन थी। और आज के टाइम पे तो लड़का लड़की में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा जाता, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जैसे अगर आप ये मत गेम खेलो या फिर ऐसा मत करो ऐसा मत करो, तो सब अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, राइट। तो आई होप आप लोग को जेंडर अच्छे से समझ आ गया होगा। हम लोग यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किस वजह से होता है वो कारण देख लेते हैं। मैन डोमिनेटिंग मेंटालिटी, यानी कि जो पुरुषों क्या होते हैं उनकी मानसिकता पे हावी हो जाता है, यानी कि मैन डोमिनेट हो जाता है। आप लोगों ने काफ़ी हद तक देखा होगा कि काफ़ी मैन क्या होता है, उन लोगों की एक मेंटालिटी भी बन जाती है। लोगों को स्टार्टिंग से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उनके स्टार्टिंग से बोल दिया जाता है कि तुम्हें ये चीज़ करनी है, ये काम लड़कियां नहीं करेंगी, तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही बाहर जाके काम करना है, तुम्हें ही पैसे कमा के लेके आना है, या ये घर का काम तुम नहीं कर सकते। तो ये कारण इस कारण भी बन गया कि मैन की क्या है, ऐसी मेंटालिटी बन गई है। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आपके जितने भी काम करने की जगह होती हैं उसमें भी आपस में भेदभाव होने के कारण भी क्या हो गया, आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। वेरियस सोशल एंड रिलीजियस बिलीव, आपके सामाजिक और धार्मिक विश्वास में हो गया। फैमिली रिचुअल्स है, आपके कितने भी फैमिली रिचुअल्स हो गए। लैक ऑफ एजुकेशन अमंग फीमेल इन इंडिया, और महिलाओं की जो हमारे भारत में शिक्षा की कमी है उसके कारण भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इलिटरेसी भी हो गया आप लोगों का, पॉवर्टी गरीबी के कारण भी, और लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं के प्रति जागरूकता की कमी भी है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति को अगर इस चीज़ से जागरूकता कराया जाए कि ऐसा कोई मेंटालिटी नहीं है, यहाँ पे कोई चीज़ अलग अलग ना सिखाई जाए, लोगों को जागरूक किया जाए वुमेन के द्वारा कि किस चीज़ में क्या क्या है, तो इसमें भी आप लोग क्या कर सकते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जा सकता है, राइट। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि आपकी डेफिनेशन आएगी रूढ़िवाद, जो आपकी सोच है। जेंडर का मतलब यहाँ पे आपको बता दिया, एटीट्यूड, बिहेवियर, फीलिंग दैट अ गिवन कल्चर एसोसिएट विद अ पर्सन बायोलॉजिकल सेक्स। जैसे कि आपका एक दृष्टिकोण भी बना दिया जाता है उनके व्यवहार और उनकी भावना की कैसा आपकी संस्कृति एक व्यक्ति कैसे बायोलॉजिकल सेक्स के अकॉर्डिंग देते हैं, वो जेंडर होता है। स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादी सोच कैसे हो जाती है, उनके लक्षण क्या होते हैं कि बिलीव अबाउट सोशल ग्रुप इन टर्म ऑफ द ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक दैट देयर आर बिलीव टू शेयर। स्टीरियोटाइप कॉग्निटिव फ्रेमवर्क दैट इन्फ्लुएंस द प्रोसेसिंग ऑफ सोशल इंफॉर्मेशन, यानी कि आपके सामाजिक समूह के बारे में उन लक्षणों को या फिर उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में विश्वास दिला देती है जो आमतौर पे क्या कर दिया तो साझा मान भी लिया जाता है कि सामाजिक जानकारी के किस तरीके से क्या होता है, एक तरीके से ये प्रोसेस करने लग जाता है। जेंडर स्टीरियोटाइप का आप मीनिंग देखेंगे, इट्स बिलीव अबाउट द पर्सनल एट्रीब्यूट्स ऑफ फीमेल एंड मेल, यानी कि आपकी महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो व्यक्तिगत गुणों के बारे में क्या करता है, विश्वास दिलाने लगाता है। एक रूढ़िवादी सोच आप लोग पहले के टाइम पे कह सकते हैं कि घर का काम लड़कियां ही करेंगे और बाहर में आपको पैसे कमाने हैं तो ये लड़के ही करेंगे, ये एक रूढ़िवाद सोच में आ जाता है, राइट। टाइप्स क्या होते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप का, फीमेल में अगर आप लोग देखेंगे तो द स्टीरियोटाइप बिगिन सिंस अ बेबी, यानी कि जो आपका यहाँ पे रूढ़िवादी सोच कहाँ से शुरू होती है, एक बच्चे के बाद से शुरू हो जाती है कि अगर कोई शिशु पैदा होता है और अगर वो लड़की हुई, इफ़ बेबी वॉज गर्ल, यानी कि अगर बच्चे में लड़की थी तो देयर टेंडेंसी आर मोर टू गर्लिस्टिंग, तो अब क्या होगा कि जितनी भी प्रवृत्ति आएगी वो सब क्या हो जाएगी, उनकी सब आएगी गर्लिश। कैसी चीज़ें होती हैं, वेयर पिंक क्लोथ टॉय लाइक अ बारबी डॉल, यानी कि उसको सारे गुलाबी कपड़े पहनाने लग जाते हैं, ठीक है, और उसके लिए खिलौने में आप लोग के लिए बारबी डॉल लेके आ जाते हैं। तो ये सब किस तरह की पहचान हो जाती है कि गर्लिश चीज़ें बता देती हैं कि गुलाबी पहनने का तरीका है, ठीक है, बात करने के लिए, और एक बारबी डॉल के तरह खिलौने हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे ही पैदा हो जाता है, अगर पता चल जाता है कि अगर वो लड़की है तो ये सब काम चीज़ें करने लग जाते हैं। पेरेंट्स आर ऑफ द मोस्ट एट कॉन्ट्रीब्यूट फैक्टर फॉर द स्टीरियोटाइप, अब माता पिता इस रूढ़िवादी सोच के लिए सबसे ज़्यादा अधिक योगदानकारक होते हैं, क्योंकि अगर आप लोग मेन यहाँ पे पेरेंट्स ही है जो ये सब चीज़ें स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए
जैसे ये बोलना शुरू कर देते हैं वुमेन आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज मैन। कभी कभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि बोलते हैं कि हाँ गर्ल क्या होती है, महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों की तरह मजबूत नहीं होती, ये चीज़ नहीं कर सकते, भारी चीज़ें हमेशा लड़के ही उठा सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। ऐसी सोच रखना भी ऐसी रूढ़िवादी सोच है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो काम लड़कियां कर लेती हैं वो लड़के कर पाएं, या फिर जो लड़के करते हैं वो लड़कियां ना कर पाए। करने को दोनों कर सकते हैं, बट एक रूढ़िवादी सोच हो जाती है कि बच्चे ये सब स्टार्टिंग से सुनने लग जाते हैं तो ये मानने भी लग जाते हैं। वुमेन आर नर्सेज नॉट डॉक्टर, यानी कि आपको बताएंगे कि वुमेन क्या हो सकती है, नर्सेज हो सकती है, डॉक्टर नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर होने का हक सिर्फ लड़कों को है। ये भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। वुमेन आर सेइंग मोर जेंटल एंड काइंड हार्टेड पर्सन, यानी महिलाएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा कोमल होती हैं और उनके हार्टेड पर्सन होती हैं, मतलब उस तरीके से व्यक्ति होते हैं। ये सब एक एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं। और यही मेल स्टीरियोटाइप, मतलब मेल में रूढ़िवाद सोच क्या देख सकते हैं कि उनके आउटफिट किस कलर के होंगे, यूजुअली ब्लू कलर के, यानी कि आमतौर पर देखेंगे कि उनके एक सिंबल बना दिया है कि जो लड़के होते हैं वो नीले रंग के कपड़े में होते हैं, राइट। देयर टॉय वर भी, उनके टॉय भी यानी कि खिलौने भी कैसे कैसे आएंगे, उनकी बाइक आएगी, ट्रक्स आएंगे, रोबोट और कोई भी टफ गेम आ जाएंगे, कोई कठिन गेम जैसे कि वो खेले। वो आपके ये एक रूढ़िवाद है कि ये सारे गेम सिर्फ लड़कों को ही खेलना है। मोस्टली बॉय वर अग्रेसिव इन देयर प्लेइंग देयर गर्ल, और इसलिए ज़्यादातर लड़के क्या होते हैं, लड़की की तुलना में अपने खेलने में क्या होते हैं, थोड़े अग्रेसिव होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैन डू नॉट कुक स्यू और ड्यू कार्ड, यानी कि यहाँ पे आएगा कि इसमें बोला गया है कि जो मैन है वो घर का खाना नहीं बना सकते, सिलाई का काम नहीं कर सकते, कपड़े नहीं सिल सकते, या फिर कोई भी ऐसे क्राफ्ट का काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम तो लड़कियों के लिए है। तो ये भी एक स्टीरियोटाइप सोच हो गई। मैन डू नॉट डू हाउस वर्क एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पे क्या रूढ़िवाद सोच बता दी गई है कि जो पुरुष होते हैं वो घर का काम नहीं कर सकते और न ही वो बच्चों की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, क्योंकि ये सब काम वो इजीली नहीं कर सकते। ऐसा रूढ़िवादी सोच बना दी गई, एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग हो गई है कि ये सारे काम अच्छे से कौन कर सकता है, फीमेल कर सकती है। तो ये भी एक मेल के लिए भी रूढ़िवाद सोच आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके चाहे खिलौने से कंपेयर कर लिया जाए, चाहे उनके कपड़े से, चाहे उनके बात करने के तरीके से कि लड़कियों को तेज नहीं बोलना चाहिए, राइट, या फिर इस तरीके से उठना बैठना चलना चाहिए। तो ये सब क्या होती है, एक आपकी डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। अब आपके करेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं स्टीरियोटाइप के। दे इन्वॉल्व बोथ अ कैटेगरीज एंड इवैल्यूएशन ऑफ द ग्रुप बीइंग स्टीरियोटाइप्ड, यानी कि दोनों ही एक वर्गीकरण समूह का मूल्यांकन शामिल किया जाता है। जैसे दे यूजुअली एम्फेसाइज सम इजीली ग्रैप्ड फीचर ऑफ द ग्रुप इन द क्वेश्चन एंड सजेस्ट दैट दीज आर द कॉज ऑफ द ग्रुप पोजीशन, यानी कि आमतौर पर ये सारे जो प्रश्न होते हैं वो समूह में क्या होते हैं, आसानी से समझी जाती है कि कोई कोई विशेषता पे यहाँ पे जोड़ दिया जाता है और उसके सुझाव भी देते हैं कि कैसे ये सारी स्थिति का कारण बना है। द इवेल्यूशन ऑफ द ग्रुप इज ऑफन दो नॉट ऑलवेज अ नेगेटिव वन, यानी जो आपका समूह है उसका मूल्यांकन का अक्सर होता है कि हालांकि हमेशा नहीं होता, बट ये इसका एक करेक्टर विशेषता बताई गई है कि मोस्टली ये सारी चीज़ें देखी गई हैं जो मैंने आपको बताया। स्टीरियोटाइप ऑफन ट्राई टू इंसिस्ट ऑन एब्सोल्यूट difference and boundaries where the idea of a spectrum of difference is more appropriate, यानी कि आप लोगों को एक कुछ चीज़ें बता दी गई हैं, जैसे कि आप लोगों को बोला जाता है कि लकीर की फ़कीर है, अक्सर ऐसा बोला जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको जोड़ देने की कोशिश की जाती है और एक अंतर बता दिया जाता है कि आप लोग को ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंसिस्ट की जाती है, लाइक अक्सर ऐसा बोला जाता है। अब नेक्स्ट आता है आप लोग का जेंडर रोल, यानी कि लिंग की भूमिका बतानी है। जेंडर रोल कैन बी डिफाइंड एज द बिहेवियर एंड एटीट्यूड एक्सपेक्टेड ऑफ मेल एंड फीमेल बाय अ पर्टिकुलर कल्चर और सोसाइटी। अब इसमें क्या बताया गया है कि आपके जो आपके बिहेवियर हैं, किस तरीके से आपके समाज में पुरुष और महिला के व्यवहार और उनकी दृष्टिकोण के रूप में यहाँ पे परिभाषित किया गया है जेंडर रोल को। लिंग की भूमिका क्या क्या है कि लिंग की भूमिका या तो आपके मेल या तो फीमेल की बिहेवियर उनके नेचर से या फिर उनके दृष्टिकोण से बताया गया है। डिफरेंट कल्चर इम्पोज डिफरेंट एक्सपेक्टेशन अपन द मैन एंड वुमेन हु लिव इन दैट कल्चर। और विभिन्न अलग अलग तरीके के जितने भी कल्चर होते हैं वो मेल या फीमेल को क्या करते हैं, अलग अलग अपेक्षाएं बताते हैं, उन पर थोप देते हैं कि वो किस संस्कृति में रहते हैं। बोथ मैन और वुमेन टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, यानी पुरुष हो या महिला हो दोनों क्या कर सकते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं और रख भी सकते हैं। अब जेंडर रोल क्या होता है, आखिरकार इनकी लिंग भूमिका क्या होती है। तो जेंडर रोल are the factor that determine how men and women should behave in front of other
एंड विद इन सोसाइटी वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम कल्चर टू कल्चर एंड फ्रॉम सेक्स एंड आर गवर्न बाय सोशल एंड बिहेवियरल नॉर्म। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो आपका जेंडर रोल होता है वो ऐसा कारक होता है, ऐसा फैक्टर होता है जो ये निर्धारित करता है कि जो फीमेल और मेल होते हैं वो एक दूसरे के सामने या फिर समाज के अंदर कैसे उनको बिहेव करना चाहिए, कैसा उनका व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो देश से विदेश चले जाएं या फिर उनका कंट्री टू कंट्री अलग अलग चीज़ें हों, या फिर उनके कल्चर से कल्चर, या फिर उनके कोई भी जेंडर, यानी कि वो मेल है फीमेल, उस अकॉर्डिंग उनको कैसा बिहेव करना चाहिए। तो ये आपके जेंडर रोल होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे विशेषताएं बताई गई हैं। द रोल ऑफ वुमेन वॉज मेनली रिलेटेड टू द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड द रोल ऑफ मैन इज बेस्ड ऑफ वर्क। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो महिला की मेन भूमिका होती है वो बच्चों की परवरिश से जोड़ी जाती है, और जो पुरुष की भूमिका यहाँ पे जोड़ी जाती है वो किससे जोड़ी जाती है, काम के ऊपर, यानी कि उन्हें बाहर जाके काम करना है और उन्हें घर के लिए क्या लेकर आना है, पैसे कमाकर लेकर आने हैं, जो कि क्या होती है, आप लोग जीने के लिए एक पैसे की सबसे ज़्यादा नीड होती है। जेंडर रोल अडॉप्टेड ड्यूरिंग चाइल्डहुड यूजुअली कंटिन्यू टू अडल्टहुड। बचपन के दौरान आपकी जितनी भी जेंडर रोल होते हैं आमतौर पर वो कब तक जाते हैं, अडल्टहुड होने तक ये सब जारी ही रहता है। दे में ऑल्सो चेंज इन द सेम सोसाइटी ओवर टाइम, और ये समय के साथ साथ उस समाज में बदलाव भी कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल अगर आप लोग देख सकते हैं कि जेंडर रोल में क्या होते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं जिससे हम लोग उनकी भूमिका को समझने में हमें मदद करेंगे। पहला है पिंक इज़ फॉर गर्ल एंड ब्लू इज़ फॉर गर्ल्स। ये आपका रोल बता दिया गया है कि जो गुलाबी चीज़ होती है पिंक से रिलेटेड होता है वो लड़कियों के लिए, और जो ब्लू होता है कलर होता है वो किसके लिए होता है, लड़कों के लिए। वुमेन आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज वुमेन, और हमेशा से जैसे बोला जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों की तरह मजबूत नहीं होती, स्ट्रॉन्ग नहीं होती। वुमेन आर सपोज टू अर्न लेस मैन, और यहाँ पे बोला गया है कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों की तुलना में कम कमाई जाने वाली मानी जाती हैं, ऐसा जेंडर रोल में बताया है। द बेस्ट वुमेन आर हाउस वाइफ, यहाँ पे बोला है कि सबसे अच्छी महिला कौन होती है, जो हाउस वाइफ होती है, यानी कि गृहिणियाँ ही कहलाती हैं। वुमेन डू नॉट नीड टू गो टू कॉलेज, और महिलाओं को क्या है, कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सिर्फ मैन को कॉलेज जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वुमेन डू नॉट प्ले, वुमेन खेल, यानी कि महिलाएं वो खेल नहीं सकती। वुमेन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, यानी कि वो राजनीतिक की किसी भी पार्ट में हिस्सा नहीं ले सकती। ऑल मैन एंजॉय वर्किंग ऑन कार, और जो जितने भी पुरुष हैं वो क्या कर सकते हैं, कार में काम करने में मजे ले सकते हैं। पुरुष जो हो सकते हैं वो नर्स नहीं हो सकते, वो सिर्फ डॉक्टर हो सकते हैं। अलग यहाँ पे लिखा है मैन डू डर्टी जॉब सच एज कंस्ट्रक्शन, और वो क्या कर सकते हैं, पुरुष जो भी हो सकते हैं बाकी के अपने डर्टी जॉब कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों के कंस्ट्रक्शन हो गए, मैकेनिज्म हो सकते, सेक्रेटरी हो गए, टीचर, कॉस्मेट, ये सब काम कौन कर सकते हैं, सिर्फ मैन कर सकते हैं। मैन डू नॉट डू हाउस होल्ड चोर एंड आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर केयरिंग फॉर चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि पुरुष घर का काम नहीं कर सकते और ना ही वो बच्चे की देखभाल अच्छे से कर सकते। मैन प्ले वीडियो गेम, और जो पुरुष होते हैं वो क्या गेम खेलते हैं, गेम में अगर कंपैरिजन करेंगे तो वीडियो गेम खेलते हैं। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे जेंडर रोल के। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है वुमेन एम्पावरमेंट। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो महिला सशक्तिकरण आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, यानी कि जो आपका महिला सशक्तिकरण है वो दो शब्दों से बना है, वुमेन और एम्पावरमेंट, राइट। वुमेन आपको महिला, और एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, किसी को शक्ति या फिर अधिकार देना। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, टू गिव पावर और अथॉरिटी टू समवन, किसी को शक्ति या फिर किसी को हमें अधिकार देना क्या कहलाता है, एम्पावरमेंट कहलाता है। सो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या हो गया, पावर इन द हैंड ऑफ वुमेन, यानी सशक्तिकरण का अर्थ क्या हो सकता है कि महिलाओं के हाथ में अब शक्ति है। इट सिग्निफाई दैट वुमेन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एवरी फील्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी इस बात का प्रतीक बोल सकता है कि जो महिला है वो अब हर क्षेत्र में समान अवसर दिया जाना चाहिए, चाहे वह किसी में भी भेदभाव क्यों न किया गया हो। वुमेन एम्पावरमेंट इज द एबिलिटी ऑफ वुमेन टू एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर वन एक्शन, यानी जो महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं की जो क्षमता है वे किसी एक कार्य पर पूर्ण नियंत्रण रखकर कार्य करें, ये आपका वुमेन एम्पावरमेंट है। मीनिंग में आप लोग चाहें तो दोस्तों सिर्फ ये दो वर्ड भी यहाँ तक भी लिख सकते हैं कि अगर आप लोगों को लिखना है तो आप वुमेन एम्पावरमेंट लिख सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है और आखिरकार उसका मतलब क्या है। ये वाला अगर आप लाइन स्किप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको याद रहे तो आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, यहाँ पे विशेषताएं क्या है सशक्तिकरण की।
तो empowerment women maintain their strength on the face of pressure from the religion and work and contribute toward the empowerment of all women। यानी कि जो आपका सशक्तिकरण महिलाएं होती हैं वो आपके चाहे धर्म हो, काम के दबाव के चलते अपनी ताकत बनाए रखती हैं और सभी महिलाएं सशक्तिकरण के योगदान होती हैं, यानी उन सबके हाथ में पावर होनी बहुत ज़रूरी है। एम्पावरमेंट वुमेन यूज़ देयर टैलेंट टू लिव फुलफिलिंग लाइफ। और जितनी भी एम्पावरमेंट महिलाएं होती हैं वो अपने टैलेंट को उपयोग करके जीवन का पूरा करने के लिए करते हैं। दे नॉट ओनली सर्वाइव द हैरेस ऑफ देयर ओन सब्जेक्शन, यानी कि वो ना केवल अपने अधीनता के लिए कठोर से बचती हैं बल्कि वो अपने पावर का किसका यूज़ करके, अपनी टैलेंट का यूज़ करके अपनी लाइफ को फुलफिल कर सकती हैं। एम्पावरमेंट वुमेन मेंटेन इक्वल माइंडेडनेस, यानी जितनी भी एम्पावरमेंट वुमेन होती हैं उनको समान सोच बनाए रखती है। तो ये आपका क्या हो गया, विशेषताएं बताई गई हैं। अब आपके आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ वुमेन, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग वुमेन टू बी ट्रूली एम्बिशियस एंड ड्रीम फॉर बेटरमेंट, यानी आपको बताया गया है कि इसमें महिलाओं को जागरूकता पैदा कराना कि सही मायने में आखिरकार वो क्या उनका एम्बिशियस है, क्या उनकी महत्वाकांक्षी होनी चाहिए, बेहतर करने के लिए उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या क्या चीज़ें क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टू डेवलप हेल्थ मैनेजमेंट एंड हेल्थ पैकेज एट ऑल लेवल, ताकि वो क्या कर सके हर लेवल पर अपने, चाहे वो आपका हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर हेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, उसमें विकसित किया जा सकता है। टू ऑर्गेनाइज एजुकेशनल एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, और लड़कियां हो या महिलाओं के लिए उनके एजुकेशनल एम्पावरमेंट के कार्यक्रम को आयोजित करना, इम्प्रूव कर सके सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल, फूडर फॉर वुमेन, यानी महिलाओं के लिए स्वच्छता के लिए, साफ पानी के लिए और उनके फ्यूल, ईंधन या फिर उनका फूडर तक उनको आराम से चीज़ें पहुंचाई जा सके। टू ओपन मोर चाइल्ड केयर सेंटर फॉर वर्किंग वुमेन एंड एक्सपेंड द एबिलिटी ऑफ सेव अबॉर्शन केयर, यानी कामकाजी महिला के लिए उन पर अधिक देखभाल केंद्र खोलना और सुरक्षित, जो कि आखिरकार जितनी भी आपके यहाँ पे गर्भपात देखभाल की उपलब्धता का विस्तार करवाना कि जितनी भी वुमेन होगा उनका अबॉर्शन किया जाए तो उसमें उनकी केयर अच्छी सी कराई जा सके। आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्विटी और इक्वेलिटी, यानी कि आपके निष्पक्षता और समानता क्या होते हैं। तो सिंपल वे में आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, इक्वेलिटी का मतलब होता है सेमनेस और इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस। याद रखिएगा, यहाँ पे सिंपल वे करके और आप इसे हाईलाइट करके शो कर सकते हैं कि समानता क्या होता है, समानता, और इक्विटी आपकी निष्पक्षता कहलाती है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इम्प्लीज गिविंग एज मच एडवांटेज कंसिडरेशन लैटिट्यूड, यानी कि जो आपकी निष्पक्षता होती है वो आपका किसके, आपके लाभ, आपके विचार की आशंका देती है कि वास्तव रूप में आपको क्या चाहिए होता है, राइट। कि आपको इक्वालिटी बताई जाए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। जैसे इक्विटी इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग दैट एक्सटेंट एंड कॉस्ट ऑफ फंड, गुड एंड सर्विसेज एंड फेयरली डिवाइडेड अमंग देयर रिसिप्टेंट। अब आपको यह किया जाता है कि यहाँ पे सुनिश्चित करने के लिए कि हमें धन, वस्तु और सेवा की सीमा में कितनी लागत उसके बीच में काफ़ी विभाजित कर लें, और हमें ये समझने की कोशिश कराते हैं कि कैसे लोगों को वास्तव में ज़रूरत देने की कोशिश करता है। और इक्वालिटी में यही चीज़ आपकी डिफरेंस है। यहाँ पे आता है आपका इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, समानता। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रगति और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, इक्वालिटी। यानी प्रत्येक व्यक्ति को विकास के सम्मान में सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में ऐसा नहीं होता, यानी निष्पक्षता किया जाता है। बट इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि सबके साथ सेम बिहेव किया जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बार्कर के अनुसार मैं अगर आपको डेफिनेशन बता दूं तो उन्होंने ये बोला था कि जो समानता होती है वो अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं प्राप्त हो उसी मात्रा में वे सुविधाएं दूसरों को भी उपलब्ध हो, यानी जो दूसरों को अधिकार प्रदान किया जाए वो मुझे भी मिलना चाहिए। तो ये क्या होता है, सेम इक्वालिटी का बोल सकते हैं। तो आप लोग अपना डेफिनेशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे इक्वालिटी और वर्सेस इक्विटी बताया गया है, यानी समानता और निष्पक्षता के अंतर बताए गए हैं। तो अभी आप लोग डिफरेंस देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे करिएगा जरूर। तो दोस्तों आप लोग का यहाँ पे जो डिफरेंस है, आप लोग इजी तरीके से अगर समझना चाहें तो इक्वालिटी और इक्विटी यानी कि समानता और निष्पक्षता में सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे यही है
कि इक्वेलिटी में कोई भी अधिकार अगर किसी भी इंसान को दिया जाएगा तो बराबर यानी इक्वल इक्वल दिया जाएगा। जैसे कि अगर नॉर्मल आप लोगों का घर में भी देखा जाएगा कि आपस में कोई प्रॉपर्टी ही अगर किसी बच्चे में आपस में बांटनी है तो उन सब बच्चों को इक्वल इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, तो वो आपका समानता कहलाती है। और इक्विटी में आपका क्या होता है कि इक्विटी में यहाँ पे सिंपल सा डिफरेंस जो आप लोग का कहलाएगा, तो इक्विटी में आप लोग का सिंपल सा डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि हर एक इंसान को उतना ही मिलेगा, यानी कि उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी जितने के वो उसके लायक होगा। सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही क्लासरूम से बच्चे सेम चीजें पढ़ के जाते हैं, बट आगे जाकर उनको आफ्टर 10th के बाद भी आपने गौर किया होगा तो कुछ बच्चे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स लेते हैं, तो वो उनको अवसर किस अकॉर्डिंग मिलते हैं, जिसके वो काबिल होते हैं, यानी कि नंबरों के अकॉर्डिंग भी उनको जज कर लिया जाता है, तो वो आपकी किस में आ जाती है, इक्विटी में आ जाती है। तो ये सारी चीजें आपकी जॉब से रिलेटेड या फिर मैंने आपको घर के हिसाब से बता दिया कि किस तरीके से आपको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ये सारे डिफरेंसेस आप लोग देख सकते हैं। सिंपल तरीके से यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे भी कि यहाँ पे डिफरेंस है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इक्विटी है यहाँ पे समानता किसे कहते हैं, जिसमें आपको क्या किया जाए, किसी भी चीज में आप लोग उसे डिफरेंस नहीं कर सकते, हर चीज क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे। यानी कि आप कोई भी चीज शेयर करेंगे या एक दूसरे को उसे विभाजित करेंगे तो वो क्या होगा, इक्वल। यानी हम लोग किसकी बातें कर रहे हैं, इक्वल शेयरिंग करेंगे। और यही इक्वली मतलब आपकी चाहे कोई भी क्वांटिटी में हो या फिर कोई आपकी किसी भी गुणवत्ता की चीज हो, बट आपकी यही इक्विटी में क्या होता है, यानी निष्पक्षता में ये चीजें उल्टी होती हैं। परफेक्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे फेमिनिस्ट का मूवमेंट यानी कि आप लोगों को नारीवाद आंदोलन में देख सकते हैं कि वुमेन जो डिपेंड होती हैं, यानी कि वुमेन की जो मांग होती है वो पुरुषों की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, ऐसा होता है, बल्कि ऐसा संभव नहीं है। यानी अगर आप लोग देखेंगे तो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट का जो एग्जाम्पल है वो आपका इक्वेलिटी नहीं है, वो इक्विटी यानी कि आपका निष्पक्षता माना जाता है, क्योंकि ये समानता नहीं है। क्योंकि जो आपकी इक्विटी है वो उसकी हम मांग करते हैं कि दुनिया में कैसा होता है कि वो कैसा कैसा व्यवहार करे, वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर चीज में मैन के अकॉर्डिंग, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि महिलाओं को क्या किया जाता है, पुरुषों से अलग माना जाता है, उनको थोड़ा हर चीज में कम माना जाता है। तो इसलिए जो आपका फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो क्या माना जाता है, वो आपकी इक्विटी में आती है, वो इक्वेलिटी में इंक्लूड नहीं होती है, राइट। तो ये आपका कुछ कॉमन सा इक्विटी वर्सेस दे रखा था, मेन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। ये अगर डिफरेंस बिटवीन आएगा तो आप लोग ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं और आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों का आता है करिकुलम, यानी कि आपके पाठ्यक्रम से लेके। तो दोस्तों आपका करिकुलम का मतलब क्या होता है, जिससे कि आप लोगों का कोई भी मटेरियल यानी कि जो छात्र के पहचान सके कि आखिरकार उनका मेन एजुकेशन का क्या पॉइंट होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि आपका जो करिकुलम जो शब्द होता है आखिरकार दोस्तों दो शब्द से बना है, एक टेक्स्ट और करिकुलम, यानी कि आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं पाठ्य प्लस चार्य। आप लोगों ने देखा होगा कि पाठ्यक्रम होता है आप लोगों का, तो इसका मतलब क्या होता है, आपके पढ़ने योग्य या फिर आपके पढ़ाने योग्य। तो मेन जो आप लोग को यहाँ पे बता दिया गया है वो ये। अब इसका मेन मीनिंग अगर आप लोग देख लेंगे कि आखिरकार आप लोगों का पाठ्यक्रम क्या होता है, तो पाठ्यक्रम आप लोगों का किसका, करिकुलम किसकी उत्पत्ति से जुड़ा है, करिकुला से ऐड हुआ है। आप लोग इसका एक आइडेंटिफाई वर्ड भी लिख सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, CURRERE, यानी कि एक लैटिन वर्ड है जिसकी उत्पत्ति हुई थी आप लोगों की करिकुलर से हुई थी। उसका मतलब क्या होता है, आपका रन, यानी आपका जो पाठ्यचर्या है इसका आप लोग पाठ्यक्रम को ये बोल सकते हैं कि किसी भी निश्चित लक्ष्य को पहुंचाने का एक मार्गदर्शन पे होता है। अब हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे देख लेंगे। डेफिनेशन आप लोग सिंपली वे में देख लेते हैं कि जो हमारे स्कूल में यानी कि विद्यालय में आने वाली जितनी भी प्रक्रिया यानी वो जो प्रोसेस आपके पढ़ाने के अंतर्गत होती है वो सब आपकी करिकुलम कहलाती है। जब कोई बालक विद्यालय में जैसे आता है तो उसके द्वारा और उसके साथ होने वाली जितने भी प्रोसेस होती है, यानी कि उसके पढ़ने लिखने से, उसके खेल कूद से, या फिर वो कितना म्यूजिक है, क्लीनिंग, आपकी प्रेयर हो गई, ये सारी चीजें किस में आती हैं, आपके पाठ्यचर्या यानी आपके करिकुलम के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। तो आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख भी सकते हैं कि किसके क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, लाइक रीडिंग लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स हो जाएगा, हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिक, तो ये सारी चीजें किस में इंक्लूड होती हैं, आपके करिकुलम के अनुसार। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया अकॉर्डिंग टू मोरफा, करिकुलम इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच आर यूटिलाइज्ड बाय स्कूल टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे मोरो के अनुसार बताया गया है कि जो पाठ्यक्रम है ये वो सारी गतिविधियां शामिल होती हैं जिसका उपयोग करके स्कूल द्वारा शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी करिकुलम का यूज कर करके बच्चों की शिक्षा को क्या किया जाता है,
उसको प्राप्त कराया जाता है। और यहीं ग्लोबल के अनुसार भी बताया गया है कि पाठ्यक्रम मानव जाति के ज्ञान और उनके अनुभव को पूरा करने के रूप में कल्पना की जाती है, राइट। तो ये आपके करिकुलम की डेफिनेशन है। यहाँ पे सिद्धांत देख लेंगे कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्या क्या है। तो ये एक चाइल्ड सेंट्रिक होता है, शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव है यानी कि उसके सिद्धांत, और उसके नागरिक और सामाजिक कुछ जरूरतें बताई गई हैं, लर्निंग और टाइम। तो ये आपके कुछ प्रिंसिपल दे रखे हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस देख लेते हैं कि करिकुलम के क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कल पार्ट 2 जो स्टार्ट होगा वो आपके इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस से स्टार्टेड होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा पार्ट 2, क्योंकि आपकी वो काफ़ी लंबी जाएगी, क्योंकि उसमें अभी भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारे टॉपिक हैंगे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो पे जल्द से जल्द मिलती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो या फिर कोई डाउट बचा हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।